बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इको 501 का लेसन नंबर 3 है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड्स। डेवलपिंग वर्ल्ड्स और तरक्की पज़ीर ममालिक के खुसूसियात। तो ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है डेवलपिंग वर्ल्ड में। नंबर 1, लोअर लेवल्स ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी। एडवांस कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी गैप है, गल्फ मौजूद है, क्योंकि एक तरफ इंडस्ट्रीज़ है, टेक्नोलॉजी है, और इसी की मदद से जो डेवलप कंट्रीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात इनका इनकम लेवल काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बरअक्स जो गरीब ममालिक है और तरक्की पज़ीर ममालिक है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इतने ज़्यादा नहीं, तो ज़ाहिर बात है कि टेक्नोलॉजी कम है, तो इसी वजह से वो अपने प्रोडक्शन को इन्हेंस नहीं कर सकते, तो उनका इनकम लेवल काफ़ी कम है। तो दोनों ममालिक में, डेवलप वर्ल्ड में और डेवलपिंग वर्ल्ड में काफ़ी गल्फ है, काफ़ी डिस्पेरिटी है। इसके अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें डेवलपिंग कंट्रीज़ का, हम डेवलप कंट्रीज़ के साथ मुआवजा करते हैं, तो इसमें चाइना और इंडिया भी शामिल है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और रिसेंटली उन्होंने काफ़ी ग्रोथ किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देख लें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसकी आबादी पूरी दुनिया की 84% है, यानी 5-6 ऑफ द वर्ल्ड पीपल यहाँ पे रह रहे हैं, और उनका जो आमदन है पूरी दुनिया के हिसाब से वो सिर्फ 41% ऑफ द वर्ल्ड इनकम है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि डेवलप वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के इकानमी में और इनकम में काफ़ी डिस्पेरिटी है। तो एक करेक्टरिस्टिक डेवलपिंग वर्ल्ड का ये है कि वहाँ पे लोअर लेवल ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी है। एट वेरी लो इनकम लेवल ए विशियस सर्कल में सेट इन। लो इनकम लेवल की वजह से ये ममालिक एक गुर्बत के गर्दाब में फंसे हुए हैं। वो किस तरह? क्योंकि अगर एक मुल्क में इनकम लो होता है तो ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट लो इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन में और हेल्थ में, और इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में, इक्विपमेंट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। जब वो इंडस्ट्रीज़ में, टेक्नोलॉजी में कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होगा और इकनॉमिक ग्रोथ कम होगा, बल्कि इकनॉमिक इनएक्टिविटी वो काज होगा, और इकनॉमिक सर्कुलेशन में नहीं होगा, पैसा सर्कुलेशन में नहीं होगा। तो इसी टर्म को हम पॉवर्टी ट्रैप भी कहते हैं, और जिस तरह गनर मेडर ने उसको सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव काजेशन का लफ्ज़ इसको इस्तेमाल किया। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में तब्दीली लाते हैं तो उसी वजह से दीगर इंस्टीट्यूशंस में तब्दीली आती है, इसको सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव काजेशन का कहते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आपका इनकम में इजाफा होगा, लेकिन अगर आपका इनकम लेवल कम है तो उसी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आपका इनकम कम होगा, तो इसको पॉवर्टी ट्रैप कहा जाता है, और या सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव काजेशन इसको कहा जाता है। अब हम देखें चाइना को। चाइना की आबादी 1325 मिलियन है, और वो जो इनकम पर कैपिटा गेन कर रहा है, GNI पर कैपिटा, तो वो 2940 है। इसी तरफ दूसरी तरफ हम लीस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ को देख ले, जैसा कि पाला, इसकी आबादी 20,000 है, लेकिन वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है 8,630 है। तो डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी गैप है। इन टेबल 2.7 को आप देख लें तो यहाँ पे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह जो गरीब ममालिक है और जहाँ पे ज़्यादा आबादी है उनका इनकम लेवल इंतहाई कम है, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जिनकी आबादी कम है तो उनका जो इनकम है वो ज़्यादा है। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है गरीब ममालिक का और डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, यानी हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल इकनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसमें हेल्थ है, एजुकेशन है और स्किल। पहले हम हेल्थ को समझने की कोशिश करें। गरीब ममालिक में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 17 टाइम्स वो हायर है, हाई इनकम कंट्रीज़ के मुकाबले में। अंडर 5 मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि जो बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, इसी के लिए हम अंडर 5 मोर्टेलिटी कहते हैं। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये गरीब ममालिक में ज़्यादा है, यानी गरीब ममालिक में ज़्यादा बच्चे मरते हैं बनिस्बत अमीर ममालिक के। तो उन्होंने एक ग्राफ पेश किया है 1990 का और 2005 का। तो लो इनकम कंट्रीज़ का अगर हम देख लें 1990 में, तो वहाँ पे 140 से एबव
बच्चे मरते थे। 1000 में से 142 तकरीबन इतने बच्चे मरते थे, और 2005 में ये 100 से ज़्यादा यानी 110 बच्चे मरते थे। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप देख लें, जो लो इनकम कंट्रीज से ज़्यादा मालदार है, तो वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है। मिडल इनकम कंट्रीज़ में इससे कम है, और जो हाई इनकम कंट्रीज़ है तो वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो से थोड़े ज़्यादा है, यानी हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है। तो इससे ये बात ज़ाहिर है कि जो ममालिक वो अमीर है, उनका इनकम लेवल ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चों का जो शरह अमवात है वो कम है बनिस्बत गरीब ममालिक के। दूसरी तरफ अगर हम बच्चों की इनरोलमेंट को ऑब्ज़र्व करें, देख ले, तो प्राइमरी इनरोलमेंट रेट यानी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी एज इनरोल्ड इन स्कूल एंड द प्राइमरी स्कूल पीपल टू टीचर रेशो फॉर द 4 कंट्री इनकम ग्रुप्स एंड फॉर 5 मेजर डेवलपिंग रीजन्स। अब देख लें, यहाँ पे हमारे पास 4 इनकम ग्रुप है। लो इनकम ग्रुप में वो मालिक शामिल है जिनका इनकम लो है, दूसरा लोअर मिडल है, और तीसरा अपर मिडल है, और चौथा हाई इनकम कंट्रीज़ है। तो जो लो इनकम कंट्रीज़ वाले ममालिक हैं वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट है वो 80% है, और आप हाई में देख लें 95% है। तो जितना एक मुल्क का इनकम ज़्यादा होगा वहाँ पे बच्चे ज़्यादा स्कूल में दाखिल होंगे, उनका इनरोलमेंट परसेंटेज ज़्यादा होगा, और जो मुल्क जितना गरीब होगा वहाँ पे इनरोलमेंट परसेंटेज कम होगा। दूसरी तरफ अगर हम प्राइमरी पीपल टीचर रेशो देख ले, तो लो इनकम कंट्री में एक टीचर 45 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और लोअर मिडल में 23, अपर मिडल में 22, और हाई इनकम कंट्रीज़ में एक टीचर 15 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो ये एजुकेशन और हेल्थ में ये डिस्पैरिटीज़ है। अच्छा, और दूसरा जो उन्होंने टेबल पेश किया है कि हेल्थ और एजुकेशन का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है, कम्प्लीमेंट्रीज़ है। अगर एक मुल्क में औरतें तालीम याफ्ता है तो वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम होगा, मदर एजुकेशन के साथ इसका लिंक है। तो नो एजुकेशन, सम प्राइमरी एजुकेशन और कंप्लीट प्राइमरी, या सम सेकेंडरी एजुकेशन, कंप्लीट सेकेंडरी एंड सम हायर एजुकेशन। तो आप देख ले, जितना एक मुल्क में ख़वानदगी में इजाफ़ा है और औरतें ज़्यादा तालीम याफ्ता है, तो वहाँ पे उनके बच्चे कम मरते हैं। और जो ममालिक में तालीम की कमी है, स्पेशली वमन को और मदर को एजुकेशन से महरूम रखा गया है, तो वहाँ पे बच्चों का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्री में ये करेक्टरिस्टिक कॉमन है, हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर हम दुनिया की आबादी को ले लें, तो दुनिया में 20% जो गरीब लोग हैं वो दुनिया के इनकम का सिर्फ 1.5% हासिल कर रहे हैं, और ये जो 20% लोग हैं उनकी टोटल आबादी 1.4 बिलियन है, और ये इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और तकरीबन 1.2 पायो पर डे वो खर्च कर रहे हैं, यानी $1 पे वो गुजारा करते हैं। अगर हम इन 1.4 बिलियन पीपल का मजमूई इनकम को ले लें और उसका मुआवजना हम उन अमीर ममालिक के साथ करें जो दुनिया का 10% इनकम हासिल कर रहे हैं, तो इन जो गरीब ममालिक में ये जो 1.4 बिलियन पीपल हैं, इनका जो मजमूई इनकम है ये इन अमीर ममालिक का 2% से भी कम है। तो ज़ाहिर बात है कि ये अमीर ममालिक और गरीब ममालिक में काफ़ी डिस्पैरिटी है, काफ़ी गैप है, काफ़ी गल्फ है। इसी तरह अगर हम डेवलपिंग वर्ल्ड को ले लें, तो डेवलपिंग वर्ल्ड में के अंदर भी ये गैप बहुत ज़्यादा है। इकनॉमिक डिस्पैरिटी में वहाँ पे इकनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है डेवलप नेशन के मुकाबले में। मिसाल के तौर पर अगर हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को ले लें, जो मिडल इनकम कंट्रीज़ है लेकिन हाईली अनइक्वल है, एक तरफ इंतहाई मालदार लोग हैं तो दूसरी तरफ इंतहाई गरीब लोग हैं। तो ये हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन ममालिक में पाए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये उनका एक करेक्टरिस्टिक है और ये कॉमन करेक्टरिस्टिक है। तकरीबन तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को मुनसिफाना तरीके से नहीं करता, दौलत का गैर मुनसिफाना तकसीम है। इसी वजह से अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके दोनों के दरमियान काफ़ी गैप है। अच्छा, एक लफ्ज़ यूज़ हुआ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। ये एक ऐसा सिचुएशन होता है कि एक इंसान
इस काबिल नहीं रहता कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सके। वो अपने लिए खाने का इंतज़ाम करे, कपड़ा ख़रीदे, घर बना ले और दीगर जो सेहत के हवाले से जो फैसिलिटीज़ है वो अवेल करे। तो फिगर 2.7 में उन्होंने ज़ाहिर किया है कि दुनिया में 1981 में वो लोग जो $1 पे गुजारा करते थे उनकी आबादी 1.9 बिलियन थी और 2005 में अभी उसकी आबादी कम हुई 1.4 बिलियन। मतलब ये कि गुर्बत में कमी आ गई। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये डेवलपिंग कंट्री का एक कॉमन करेक्टरिस्टिक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ और गरीब कंट्रीज़ में आबादी में इजाफे का रुझान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन को देख ले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद दुनिया की आबादी में इजाफा शुरू हुआ काफ़ी तेज़ी से। 1800 में दुनिया की आबादी 1 बिलियन थी, 1900 में 1.65 बिलियन थी, 1.65 बिलियन, और 2000 में ये 6 बिलियन से भी इजाफा इसमें हुआ, काफ़ी इजाफा। तो ज़्यादातर जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट बहुत ज़्यादा है। डेवलप वर्ल्ड कंट्रीज़ इसके मुकाबले में वहाँ पे ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी जितना लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। तो उनके दरमियान हम कहते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल है। और लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ में हाई बर्थ रेट है। तकरीबन दुनिया का 84% आबादी ये डेवलपिंग वर्ल्ड में मौजूद है, यानी 6 अफराद में से 5 अफराद डेवलपिंग वर्ल्ड में है और 1 फर्द वो डेवलप वर्ल्ड में है। अच्छा, उन्होंने क्रूड बर्थ रेट अराउंड द वर्ल्ड ये फिगर ये डायग्राम पेश किया है, ये टेबल आप इसको ऑब्जर्व करें। अच्छा, क्रूड बर्थ रेट क्या है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न अलाउ ईच ईयर फॉर 1000 पॉपुलेशन। 1000 आबादी में हर साल जो बच्चे ज़िंदा पैदा होते हैं उनकी तादाद को हम क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। तो क्रूड बर्थ रेट ये गरीब ममालिक में डेवलपिंग वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है और अमीर ममालिक में काफ़ी कम है। और इसका नुकसान ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, तो उतना ही उस पर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उनको वो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा। तो वो वहाँ इन्वेस्टमेंट बच्चों पे कम होगा। और इसके मुकाबले में जो अमीर ममालिक हैं वहाँ कम बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ उनको ज़्यादा तालीम, क्वालिटी तालीम, एजुकेशन उनको दिया जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमीर ममालिक हैं वहाँ पे ये मसला है कि उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है और अक्सर जो अफराद है उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। तो इन दोनों के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बच्चों के लिए, और वो सिटीजन्स जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा हो उनके लिए एक टर्म यूज़ होता है इकनॉमिक डिपेंडेंसी बर्डन। इकनॉमिक डिपेंडेंसी बर्डन क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एज 0 to 15 and 65 plus which is considered economically unproductive and therefore not counted in the labor force। टोटल आबादी का वो हिस्सा जिसकी उम्र 15 साल से कम हो और 65 साल से ज़्यादा हो, जो इकनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हो, मतलब ये है कि वो काम नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते, इसी वजह से उनको हम लेबर फोर्स में शामिल नहीं करते। तो उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डिपेंडेंसी बर्डन, ये जो दीगर लेबर फोर्स है उन पे उनका डिपेंडेंट होता है और उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बर्डन। इन कंट्रीज़ का 5वां कॉमन करेक्टरिस्टिक है ग्रेटर सोशल फ्रैक्शनलाइजेशन। लो इनकम कंट्रीज़ में एथनिक, लिंग्विस्टिक और अदर फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न मौजूद है और इस टर्म को इसको फ्रैक्शनलाइजेशन कहा जाता है। लोग मज़हब की बुनियाद पे, लसानियत की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे तकसीम है और इसी वजह से खाना जंगी शुरू हो जाती है, बदअमनी होती है और दो ग्रुप्स का आमना सामना होता है, जिसकी वजह से एक मुल्क में के जो पूरी तवानाई है वो अमन लाने में ज़ाया हो जाती है। ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है डेवलपिंग नेशन में। तो फ्रैक्शनलाइजेशन क्या है? सिग्निफिकेंट एथनिक, लिंग्विस्टिक और अदर सोशल डिवीजन विद इन ए कंट्री। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को ले ले, यहाँ पे मज़हबी बुनियाद पे, लिंग्विस्टिक बुनियाद पे, एथनिक बुनियाद पे लोगों में डाइवर्सिटी है। तो जितना डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा उतना ही ये जो रिजिडिटी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे बदअमनी ज़्यादा होगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी।
तो वो ममालिक जो डेवलपिंग थे, लेकिन उनका वहाँ का जो कल्चर था वो एक जैसा था, और लोग एक एक ही नस्ल के थे, उनकी ज़बान एक जैसी थी और मज़हब भी एक जैसा था। तो उन ममालिक ने तरक्की की, मिसाल के तौर पर साउथ कोरिया ले, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग। तो ये कल्चरली होमोजीनियस सोसाइटी है और उनमें फ्रैक्शनलाइजेशन कम था, तो इसी वजह से उन्होंने डेवलपमेंट, सक्सेसफुल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किया। अच्छा, एक छठा खुसूसियत है डेवलपिंग कंट्रीज़ का लार्जर रूरल पॉपुलेशन बट रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अच्छा, ये बात नोट करें कि इकनॉमिक डेवलपमेंट का जो हॉलमार्क है, अहम करेक्टरिस्टिक, वो ये है कि सोसाइटी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाती है और सर्विसेज की तरफ। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये खुसूसियत है कि आबादी का ज़्यादातर हिस्सा देहात में रह रहे हैं, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ की आबादी का ज़्यादा हिस्सा वो शहरों में रह रहे हैं। तो उसी वजह से जब देहात में आबादी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे मार्केट इम्परफेक्ट होगा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा। तो उसी वजह से जो लोग हैं तो उनमें तालीम की कमी होगी और वो इतने रिसोर्सफुल नहीं होंगे। हम ये जो टेबल 2.10 को देख ले। अब देख ले, यहाँ पे जो मोर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी आबादी 1232 मिलियन है 2009 में, लेकिन उनका जो अर्बन शेयर है 75%, यानी 75% आबादी वो शहरों में रह रहे, जबकि लेस डेवलप कंट्रीज़ में 44% आबादी वो शहरों में रह रहे हैं और बकाया जो 56% है वो देहात में रह रहे हैं। तो अब एक ट्रेंड है कि लोग देहात से माइग्रेशन कर रहे हैं शहरों की तरफ। तो ये भी एक मसला है, क्योंकि यहाँ पे जो सिटीज़ है, डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन पे भी प्रेशर आएगा, क्योंकि उनको सहूलियात प्रोवाइड करने हैं। लॉ एंड आर्डर सिचुएशन का मसला भी पैदा हो सकता है। तो ये दो मसले हैं, एक ये है कि रूरल पॉपुलेशन है डेवलपिंग वर्ल्ड में वो लार्जर है। दूसरा मसला ये है कि लोग नकल मकानी कर रहे, माइग्रेशन कर रहे देहात से शहरों की तरफ, ताकि वो रोज़गार हासिल करें। तो रोज़गार की तलाश में लोग अर्बन माइग्रेशन कर रहे हैं। सातवां खुसूसियत है लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट्स। अमीर ममालिक का ये खुसूसियत है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और वहाँ पे ज़्यादा कारखाने हैं और उनका प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है, जब एक मुल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो इसको एक्सपोर्ट करेगा और उसका इनकम लेवल ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ जो गरीब ममालिक है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम है, टेक्नोलॉजी कम है और जो रिसोर्सफुल और काबिल लोग हैं, मैन पावर, वो कम है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से उनका इनकम भी कम है। अब एक ट्रेंड है, ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट किया है और उसको हाई नेशनल प्रायोरिटी की बुनियाद रखा है, उसको हाई नेशनल प्रायोरिटी रखा है। तो इसी वजह से उनका इनकम में इजाफा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर जो लोअर इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जहाँ पे लोअर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो डेवलपिंग नेशन, तो उनका ज़्यादातर डिपेंडेंस प्राइमरी एक्सपोर्ट्स पर है। प्राइमरी एक्सपोर्ट्स मतलब ये कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अशिया है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मिनरल एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं टू सम डिग्री। लेकिन अब इस ट्रेंड में तब्दीली आई है और जो डेवलपिंग नेशंस है उन्होंने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट किया है और वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दिया है, टेबल 2.11। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन, वैल्यू एडेड इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स उन्होंने दिए हैं, इनका मुतालिया करें। आठवां खुसूसियत है एडवर्स जियोग्राफी। अमीर ममालिक और गरीब ममालिक का यही मसला है कि जियोग्राफी एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और अंडर डेवलपमेंट, कंपेरेटिव अंडर डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करता है। जिन ममालिक के पास वसाइल है, कुदरती वसाइल, तो वो मुल्क मालदार है, और जो ममालिक कुदरती वसाइल से महरूम है तो वो मुल्क गरीब है। इसके अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि वो कंट्रीज़ जो लैंडलॉक्ड है, यानी अफ़गानिस्तान को ले ले, अफ्रीका को ले ले, तो वहाँ पे यानी कोस्टल इकानमीज़ नहीं है, उनके पास बंदरगाहें नहीं, तो उसी वजह से ये मुल्क गरीब है। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास ग्वादर बंदरगाह है,
और पोर्ट कासिम कराची बंदरगाह है। तो अगर अफ़गानिस्तान ट्रेड करना चाहेगा तो वो बरास्ता पाकिस्तान अपनी तिजारत करेगा, तो ज़ाहिर बात है कि वो पाकिस्तान को टैक्स पे करेगा। तो यही वजह है कि जिन ममालिक में वो लैंड लॉक्ड है तो ये एडवर्स जियोग्राफी है, तो इसी वजह से ये लोग तरक्की नहीं कर रहे। पानी की मदद से, वाटर की मदद से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उस पर कम खर्चा आता है बनिस्बत लैंड के। और दूसरी तरफ प्योरेबल फ़िज़िकल रिसोर्स इंडोमेंट भी है कुछ ममालिक में। मिसाल के तौर पर अगर हम पर्शियन गल्फ़ स्टेट को ले लें, सऊदी अरबिया को और दीगर जो अरब कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे तेल है और दीगर ज़ख़ायर है, तो उसी वजह से वो मुल्क मालदार है। रिसोर्स एंडोमेंट का क्या मतलब है? ए नेशन सप्लाई ऑफ यूजेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मिनरल डिपॉजिट, रॉ मटेरियल्स एंड लेबर। तो जिन ममालिक के पास ये वसाइल मौजूद हो और वो उसको सप्लाई करते हैं दूसरे ममालिक को, तो इससे इन ममालिक को फ़ायदा मिलता है और ये ममालिक तरक्की करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक और कैरेक्टरिस्टिक है अंडर डेवलप फाइनेंशियल एंड अदर मार्केट्स। डेवलपिंग कंट्रीज़ में फाइनेंशियल मार्केट्स और दीगर डोमेस्टिक मार्केट्स वो इम्परफेक्ट है, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लीगल और इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन फॉर दिस मार्केट्स आर एक्सट्रीमली वीक। यानी यहाँ पे जो मार्केट्स के लिए जो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशंस है वो इंतहाई वीक है, और उनके चंद मिसालें हम वाज़ेह करना चाहते हैं। नंबर 1 एक ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपके पास प्रॉपर्टी राइट है, एक शख्स के साथ, एक पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो आपको वो पैसे वापस ना करे, तो आपके पीछे एक लीगल सिस्टम है, अदालत है, पुलिस है। तो अदालत की मदद से, अदालत की ताकत के ज़रिए आप वो पैसे हासिल करते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे लीगल सिस्टम इंतहाई कमज़ोर है, तो इसी वजह से लोग रिस्क लेने से डरते हैं ताकि हमारा पैसा ज़ाया ना हो। सो ए लीगल सिस्टम दैट इन्फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिडेट प्रॉपर्टी राइट्स, ये मौजूद नहीं या कमज़ोर है। दूसरी बात यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ले ले, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ही को ले ले, यहाँ पर करेंसी स्टेबल नहीं, तो अनस्टेबल करेंसी की वजह से भी मार्केट वो वीक है। थर्ड ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कम्युनिकेशन और यूटिलिटीज़ और बिजली वगैरह, ये तमाम मसाइल इसका फुकदान है। तो यही वजह है कि इंटर रीजनल जो ट्रेड होता है उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, तो मार्केट वो कमज़ोर रहता है। चौथी वजह यह है कि इन ममालिक में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में बैंकिंग सिस्टम और इंश्योरेंस ये एफिशिएंट नहीं, क्योंकि अगर एक शख्स इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो बैंक से लोन लेगा। तो अगर एक मुल्क में बैंकिंग सिस्टम वो एफिशिएंट होगा तो उस मुल्क का फाइनेंशियल सिस्टम वो स्ट्रांग होगा। तो पाकिस्तान में और दीगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका फाइनेंशियल सिस्टम कमज़ोर है। अच्छा, पाँचवीं वजह यह है कि मार्केट इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं, न कंज्यूमर के पास है और ना प्रोड्यूसर के पास है। अशिया की कीमतों के मुतालिक, क्वांटिटीज़ के मुतालिक, क्वालिटीज़ ऑफ गुड्स के मुतालिक, रिसोर्सेज के मुतालिक, और इसी तरह बारोवर्स की जो क्रेडिट वर्थिनेस के मुतालिक। यानी मैं एक शख्स को लोन दे रहा हूँ, कर्ज़ा दे रहा हूँ, जैसा बैंक कर्ज़ा दे रहा है, तो मुझे ये पता नहीं कि क्या ये जो बारोवर कर्ज़ा ले रहा है ये क्रेडिट वर्दी है या क्रेडिट वर्दी नहीं। तो इसके लिए जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन होते हैं कि ये शख्स क्रेडिट वर्दी है, मतलब उसमें ये सलाहियत है, ये ऑनेस्ट है, आपको पैसा वापस करेगा। तो इस हवाले से जब आप एक बारोवर को कर्ज़ा देते हैं तो इससे पहले आप मालूमात करते हैं कि क्या उनके पास पैसा है, क्या ये ऑनेस्ट है, क्या ये मेरा पैसा वापस करेंगे। तो इसी के हवाले से जब आपके पास मालूमात हो तो आप कर्ज़ा देंगे, लेकिन जब ये मालूमात ना हो और आपको एक बारोवर का क्रेडिट वर्थिनेस का पता नहीं तो आप पैसा नहीं देंगे। तो इसी वजह से इनपरफेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। और छठा यह है कि सोशल नॉर्म्स का फुकदान है, और सोशल नॉर्म्स ही है जो सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप को कायम करने में मदद देता है। तो ये 6 वजूहात है जिसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स और दीगर डोमेस्टिक मार्केट्स वो इम्परफेक्ट और एफिशिएंट नहीं होते। इम्परफेक्ट मार्केट क्या होता है? इम्परफेक्ट मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता। और मिसाल के तौर पर वहाँ पे बायर्स और सेलर की तादाद इंतहाई कम होती है और लोग मार्केट में आने से कतराते हैं। बैरियर्स टू एंट्री, लोगों के पास वसाइल नहीं होते और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होते हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब ये है
कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को डिसीजन लेने से पहले जो मालूमात की ज़रूरत है होती है वो मालूमात उन तक नहीं पहुंचते, तो इसी वजह से वो मार्केट सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, वो फैसिलिटीज़ जो इकनॉमिक एक्टिविटी को और मार्केट को इनेबल करते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, यानी रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यूटिलिटीज़, बिजली, गैस, निकासी, आपका इंतज़ाम, ये तमाम चीज़ें ये इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है। अच्छा, 10वीं खुसूसियत क्या है, कॉलोनियल लेगेसी एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंस। कॉलोनियल लेगेसी का क्या मतलब है, जो डेवलपिंग नेशन है, पाकिस्तान को ले ले, इंडिया को ले ले, दीगर नेशंस को ले ले, तो ये यूरोप के अंडर डोमिनेंस रह चुके हैं और वहाँ से उन्होंने आज़ादी हासिल की। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, स्पेशली हमारा ब्यूरोक्रेसी है, दीगर इंस्टीट्यूशंस है, तो ये उनका लेगेसी है। तो अगर हम उनके कॉलोनियल एरा के इंस्टीट्यूशन को देख ले तो उनका क्या काम था, एक्सट्रैक्टर ऑफ वेल्थ थे, वो यहाँ से दौलत लेकर अपने ममालिक ले जाते थे और ये क्रिएटर ऑफ वेल्थ नहीं थे। तो इसी वजह से उन्होंने इन ममालिक को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, जो डेवलपिंग नेशन है, यहाँ से रिसोर्स लेकर वो अपने ममालिक ले गए। एक्सटर्नल डिपेंडेंस, डेवलपिंग कंट्रीज़ वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते जितने डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, और इसी तरह ये कम इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में फॉर डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए ये एडवर्स कंसिक्वेंसेस साबित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो वो अपने बजट के लिए और कारोबारी सुल्तनत चलाने के लिए अमीर ममालिक से कर्ज़ा लेते हैं और उनसे इमदाद हासिल करते हैं। जब अमीर मुल्क एक गरीब मुल्क को कर्ज़ा देता है तो उसके पीछे उसका अपना एक एजेंडा होता है और इस एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए वो गरीब मुल्क को इस्तेमाल करता है, जिससे गरीब मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान मिलता है और वो गुर्बत के दलदल से नहीं निकलता। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 और 5 में इस बात पर तफसीली बात करेंगे कि किस तरह एक मुल्क जब दूसरे मुल्क पे डिफेंड करता है पर सिक्योरिटी, पर इकनॉमिक असिस्टेंस, तो इस सूरत में गरीब मुल्क को क्या नुकसान मिलता है, तो वो हम तफसील के साथ वहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, हाउ लो इनकम कंट्रीज़ टुडे डिफर फ्राम डेवलप कंट्रीज़ इन देयर अर्ली स्टेजेस, तो ये डिफरेंसेस हमने पढ़े। आप फिज़िकल एंड ह्यूमन रिसोर्स एंडोमेंट हो, पर कैपिटा इनकम, ये तमाम चीज़ें हमने वजाहत से पढ़ी। अच्छा, अब हम लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप नेशंस कन्वर्जिंग। अच्छा, एक है डाइवर्जेंस और एक है कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है, यानी दोनों ममालिक में, यानी डेवलप वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड में डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से बहुत दूर है। तो ए टेंडेंसी फॉर पर कैपिटा इनकम grow faster in higher income countries than in lower income countries, so that income gap widen across countries over time। डाइवर्जेंस क्या है, ये एक ऐसा रुझान है कि इसमें क्या होता है, जो हायर इनकम कंट्रीज़ है उनका पर कैपिटा इनकम वो फास्टर ग्रो करता है बनिस्बत लो इनकम कंट्रीज़ के। तो इसी वजह से लो इनकम कंट्रीज़ के इनकम में और हायर इनकम कंट्री के इनकम में काफ़ी गैप होता है। उसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये देख लीजिए, जो हमारे पास 2.8 डायग्राम है, तो आप लेफ़्ट साइड पे देख ले, ये डाइवर्जेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये गरीब ममालिक का जो ये तकरीबन 1980 से लेकर 2007 तक ये पर कैपिटा ग्रोथ को ज़ेर किया गया है 157 कंट्रीज़ के लिए। तो बिल्कुल लेफ़्ट में देख काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है, -3 से लेकर तकरीबन 8 यानी 9 तक ये स्प्रेड है। तो ऊपर हाई इनकम कंट्री है और नीचे लोअर इनकम कंट्री है, लेफ़्ट साइड में देखते। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ज़्यादा है क्योंकि गरीब ममालिक का इनकम इंतहाई कम है और अमीर ममालिक का इनकम ज़्यादा है, तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। इसके मुकाबले में कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस क्या है, द टेंडेंसी पर कैपिटा इनकम to grow faster in lower income countries than in higher income countries, so that lower income countries are catching up over time। यानी एक ऐसा टेंडेंसी जिसमें गरीब ममालिक उनका इनकम फास्टर हो, ज़्यादा हो हायर इनकम कंट्रीज़ के मुकाबले में, ताकि लोअर इनकम कंट्रीज़ का आमदन इनकम अमीर ममालिक के इनकम तक पहुंच जाए। तो जब ये गैप कम हो जाए तो हम कहते हैं ये कन्वर्जेंस है। इसको हम इस डायग्राम ही की मदद से समझ लें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड पे डाइवर्जेंस है, लेकिन अगर आप राइट साइड में जाए 1980 से इसी तरफ, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस है, यानी हाई इनकम कंट्रीज़ और लोअर इनकम कंट्रीज़ के दरमियान ये जो इनकम का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। तो ये एक है डाइवर्जेंस और दूसरा है कन्वर्जेंस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट कंसेप्ट है।
अच्छा, अगर डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप वर्ल्ड्स के ग्रोथ एक्सपीरियंस एक जैसे है तो इसकी क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देयर आर टू इम्पॉर्टेंट रीजन टू एक्सपेक्ट दैट डेवलपिंग कंट्रीज वुड बी कैचिंग अप बाय ग्रोइंग फास्टर आर एवरेज देन डेवलप कंट्रीज। ये दो अहम रीज़न है जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ उनका जो इनकम रेट है वो ज़्यादा होगा बमुकाबिले डेवलप कंट्रीज़ के। तो दो वजूहत है, एक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दूसरा है रैपिड कैपिटल एक्यूमुलेशन। एक रीज़न है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल किया तो अब वो दोबारा टेक्नोलॉजी पे री इन्वेंट नहीं करना चाहते, री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कारखाने लगाए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और उन्होंने टेक्नोलॉजी गेन किया है तो ज़ाहिर बात है इनका प्रोडक्शन लेवल में इजाफा हो रहा है और उनका इनकम में इजाफा हो। तो एक फैक्टर ये है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल किया है। दूसरा फैक्टर ये है रैपिड कैपिटल एक्यूमुलेशन है। डेवलप कंट्रीज़ में फ़िज़िकल और ह्यूमन कैपिटल वो हाई लेवल तक पहुँच चुका है। तो this would explain their high level of output per person. But in traditional new classical analysis में क्या होता है, marginal product of capital and the profitability of investment would be lower in developed countries where capital intensity is higher provided that the law of diminishing return apply। अब देख लें कि डेवलप कंट्रीज़ में कैपिटल भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है और वहाँ पे प्रोडक्शन का भी ज़्यादा है, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के मुताबिक अगर अमीर ममालिक में अगर आप मज़ीद कैपिटल लगाएंगे तो एडिशनल कैपिटल का आउटपुट पे इतना असर नहीं होगा। वजह यह है कि अमीर ममालिक के पास ऑलरेडी अलॉट ऑफ कैपिटल मौजूद है उनके वर्क फोर्स साइज़ के मुकाबले में। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पे 100 वर्कर है तो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी कैपिटल इंस्टॉल किया है, इक्विपमेंट्स कारखाने लगाए हैं। अगर वो 101 कारखाने लगाए तो ज़ाहिर बात है कि इससे उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना एक गरीब मुल्क में है, क्योंकि गरीब ममालिक में वर्क फोर्स ज़्यादा है। अगर आप एक और कारखाना लगाएंगे तो वहाँ पर वर्क फोर्स मौजूद है और आप कारखाना लगा सकते हैं। तो इसी वजह से रैपिड कैपिटल एक्यूमुलेशन का गरीब ममालिक को जितना फ़ायदा मिलता है उतना अमीर मुल्कों को नहीं मिलता। कन्वर्जेंस की हमने बात की कि कन्वर्जेंस ये है कि अमीर ममालिक और गरीब ममालिक के आमदन में इतना ज़्यादा फ़र्क ना हो, बल्कि गरीब ममालिक का आमदन इतना ज़्यादा हो जाए कि वो अमीर ममालिक के बराबर हो जाए या उसके करीब हो जाए, तो उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। तो कन्वर्जेंस इन द वर्ल्ड इकानमी डिपेंड ऑन टू लेवल, एक है रिलेटिव कंट्री कन्वर्जेंस और दूसरा है एब्सोल्यूट कंट्री कन्वर्जेंस। रिलेटिव कंट्री कन्वर्जेंस को ले ले, हम ये अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम ये एग्ज़ामिन करें कि आया गरीब ममालिक अमीर ममालिक के मुकाबले में तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पुअर कंट्रीज़ वो अमीर ममालिक के तरस पे अपने इनकम लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। तो जब ऐसा कन्वर्जेंस होगा और अमीर और गरीब ममालिक के इनकम में कम फर्क आ जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कन्वर्जेंस है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि जो अमीर ममालिक है और गरीब ममालिक के इनकम लेवल में जो गैप है वो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अमीर ममालिक का जो इनकम है वो गरीब ममालिक के इनकम का स्मॉलर मल्टीपल होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। और ये हम कंट्री बाय कंट्री बेसिस पे इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चाइना की मिसाल ले लें, 1980 में 1980 में चाइना का जो एवरेज इनकम था ये यूनाइटेड स्टेट का 3% था, सिर्फ 3% था, लेकिन ये 2007 में यूएस इनकम का 14% बन गया। तो हम ये कंट्री बाय कंट्री बेसिस पे देखते हैं। यहाँ पे हमने चाइना की एग्जांपल ले लिया कि 1980 में ये यूनाइटेड स्टेट का 3% था और 2007 में इसका इनकम ग्रो किया और यूएस इनकम का यानी 14% वो चाइना है। तो इसका मतलब है चाइना ने काफ़ी ग्रोथ किया। अगर हम दूसरे मुल्क की एग्जांपल ले लें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की मिसाल ले लें, तो उसका जो 5% था, यानी यूएस लेवल का 5% इसका इनकम लेवल था और अब वो 1% जस्ट 1% तक रह गया। तो ये जो एविडेंसेस है तो इसको हम हासिल करते हैं कंट्री बाय कंट्री बेसिस पे। इसको हम एक ग्राफ में ज़ाहिर करते हैं। हमारे पास ये ग्राफ है, ये टेबल है। तो रिलेटिव कंट्री कन्वर्जेंस की मिसाल है 1980 से लेकर 2007 तक 2007 तक तकरीबन 27 साल में। अब देख लें ये जो अमीर ममालिक है और गरीब ममालिक में
काफ़ी डाइवर्जेंस है एवरेज रियल पर कैपिटा ग्रोथ के मुकाबले में। गरीब ममालिक का इनकम इंतही कम है और अमीर ममालिक का इनकम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गरीब ममालिक ने अपने इनकम में इजाफा किया और तकरीबन उनका जो ग्रोथ है, इनकम ग्रोथ है, वो अमीर ग्रोथ से ज़्यादा है। तो इसी वजह से यहाँ पे कन्वर्जेंस है। यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो ये डायग्राम हमने डेवलपिंग कंट्रीज़ जो मिडल इनकम कंट्रीज़ है और लो इनकम कंट्रीज़ है, तो मिडल इनकम कंट्रीज़ का जो ग्रोथ रेट है इनकम, वो काफ़ी ज़्यादा है और जो गरीब ममालिक है इनका इनकम कम है। तो इसी वजह से यहाँ पे डाइवर्जेंस ज़्यादा है। यहाँ पे OECD है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे उन ममालिक को अगर हम देख लें तो यहाँ पे उनके यहाँ कन्वर्जेंस है और इससे हमें ये बात भी साबित होता है कि अगर हम हाई इनकम कंट्रीज़ ने जो इंस्टीट्यूशंस और जो तरीके इख्तियार किए हैं, अगर गरीब ममालिक भी ऐसे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करे और दीगर चेंजेस लाए अपनी इकानमी में, तो वो भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इससे ये बात वाज़ी हो जाती है। अच्छा, एक है एब्सोल्यूट कंट्री कन्वर्जेंस। With the recent rapid growth in China and the acceleration of growth in South Asia as well, these regions are country on the path of relative country convergence. इसमें हमने देखा कि चाइना और एशिया में जो साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान और दीगर ममालिक, उन्होंने अमीर मुकाबले के मुकाबले में ज़्यादा ग्रोथ रेट शो किया। यानी अगर हम 1990 से लेकर 2003 तक, 1990 से 2003 के दौरान ये को देख लें, तो इनकम जो है OECD कंट्रीज़, जो हाई इनकम कंट्रीज़ है, वहाँ पे 24% है, लेकिन साउथ एशिया में ये 56% है और चाइना में ये 196% है। लेकिन फिर अगर हम देख लें कि जो हायर इनकम कंट्रीज़ है वो एक मकाम तक पहुँच चुके हैं, और when the average income of a developing country is becoming a larger fraction of developed countries' average income, the difference in income can still continue to widen for some time before they finally begin to shrink. अब अगर देख लें, अगरचे पाकिस्तान, इंडिया यानी साउथ एशिया में जो ममालिक है उन्होंने 56% ग्रोथ हासिल की, इनकम ग्रोथ, और चाइना ने 196, लेकिन फिर भी जो हाई इनकम कंट्रीज़ है चाइना और साउथ एशिया के कंट्रीज़ में काफ़ी फ़र्क है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अमीर ममालिक है वो उनका इनकम एक हद तक पहुंच चुका है, अब वो इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट शो नहीं कर सकते। इसके बरअक्स चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, उनके पास ज़्यादा मौके हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे वर्क फोर्स ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। जब एक मुल्क वो एक ऐसे स्टेज पे पहुँच जाए जिसके बाद उसका ग्रोथ रेट में इतना इजाफा नहीं होता, तो वहाँ पे श्रिंकेज होता है। सो ए प्रोसेस ऑफ एब्सोल्यूट कंट्री कन्वर्जन इज़ ए स्ट्रांगर स्टैंडर्ड देन ए प्रोसेस ऑफ रिलेटिव कंट्री कन्वर्जेंस। अच्छा, एक है पॉपुलेशन वेटेड रिलेटिव कंट्री कन्वर्जेंस। हाई ग्रोथ रेट चाइना में और इंडिया में ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दुनिया का 2/3 हिस्सा आबादी है, यानी दुनिया का 1/3 हिस्सा वो चाइना और इंडिया में है। तो यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम ड्रा किया है और बैलून से ममालिक को ज़ाहिर किया गया है, और यहाँ हम इसको समझ ले। ए टिपिकल स्टडी ऑफ दिस टाइप इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.10a to D. Instead of point representing the data for each country, bubble size are used to depict the relative size of country population. To get a sense of how the acceleration of growth in China and India occur, along with a few other countries have changed the picture, the data are broken up into 4 periods. There was relative per capita divergence from 1950 through 1976, और 2.10D relative per capita convergence since 1989. अच्छा, ये देख ले, यह 1950 से शुरू होता है इनकम पर कैपिटा। तो चाइना और इंडिया का जो पर कैपिटा यानी इनकम लेवल है वो इंतहाई कम है, और जापान ज़्यादा है, और इसी तरह दीगर कंट्रीज़ है, USA है, USSR है। लेकिन फिर अगर हम 1976 में देखें, यहाँ पे कन्वर्जेंस है। चाइना का जो इनकम रेट है वो इसमें इजाफा हुआ, पर कैपिटा ग्रोथ रेट 1976 से 1989 में, और इंडिया का भी और जापान का कम हो गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख ले इनकम पर कैपिटा 1963 में, तो यहाँ पे भी चाइना का जो है वो ग्रोथ कर रहा है इंडिया से के साथ साथ, और यहाँ पे 1989 में चाइना का ग्रोथ रेट इंतहाई ज़्यादा है मुकाबले जापान के और USA के और इंडिया के। व्हाट इज़ ए वन कंट्री कन्वर्जेंस? अगर सपोज़ करें हम पूरी दुनिया को एक ही कंट्री समझ ले कुछ वक्त के लिए, तो ब्रैंको मिलोनोविक ने ऐसा किया कि उन्होंने तमाम ममालिक के हाउस होल्ड का डेटा इकट्ठा किया,
अराउंड द वर्ल्ड। और ये कंक्लूड किया कि ग्लोबल इनइक्वालिटी वो 1988 से 1993 में काफ़ी इसमें इजाफा हुआ। ग्लोबल इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी गैप पैदा हुआ है। डेवलप कंट्रीज़ वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ वो पीछे है। इसी तरह एक कंट्री के अंदर, एक मुल्क के अंदर कुछ हिस्से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और कुछ हिस्से कम तरक्की कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है और गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है और दोनों के दरमियान काफ़ी